मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्या प्रदीपिका सारस्वत की लिखी कहानी लाहौर टू दिल्ली पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना बंटवारे के बाद लाहौर से दिल्ली आकर बस गए नीलकमल साहनी को 70 साल बाद लाहौर की रानो बेगम की चिट्ठियां मिलती हैं और वो अपने पोते प्रशांत के साथ लाहौर जाने का इरादा कर लेते हैं। प्रशांत भी लाहौर जाकर अपनी सोशल मीडिया की दोस्त नीलोफर से मिलना चाहता है। अब आगे। प्रशांत ने अगले ही दिन छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया था। अभी अभी उसने MBBS खत्म किया था और वो एम्स में इंटर्न के रूप में काम कर रहा था। अगले कुछ दिनों में वीजा भी मिल गया उनको। प्रशांत ने हवाई टिकट कराने को कहा तो नीलू बाबू ने मना कर दिया। उन्हें तो दिल्ली से लाहौर रेल से जाना था। जो लोहे की गाड़ी मुझको लाहौर से दिल्ली लाई थी वही ले भी जाएगी मुझको वापस, नीलू बाबू ने कहा तो प्रशांत थोड़ा परेशान हो गया। ट्रेन से इतना लंबा सफर कभी किया नहीं था उसने, लेकिन दादाजी का मन था तो उसने समझौता एक्सप्रेस में फर्स्ट क्लास की 2 टिकटें करा ली। रविवार को दोनों पुरानी दिल्ली से रात 11 बजे समझौता लिंक एक्सप्रेस में बैठे। ट्रेन का फर्स्ट क्लास का डब्बा भी नीलू बाबू को पसंद नहीं आया था। उनके जहन में तो 70 बरस पहले की उस फ्रंटियर एक्सप्रेस की यादें बसी थीं जो पेशावर से चलकर लाहौर से दिल्ली होते हुए मुंबई तक जाती थी। पता नहीं इस बात में कितना सच था कितना झूठ, लेकिन लोग कहते थे कि दिलीप कुमार फिल्मों में काम करने के लिए अपने शहर पेशावर से सपनों के शहर मुंबई उसी ट्रेन में बैठ के गए थे। नीलू बाबू प्रशांत को बताने लगे, हमारे ज़माने में क्या शान हुआ करती थी फर्स्ट क्लास डब्बे की। बहुत जगह होती थी कैबिन में, अरे दरवाज़ा सीधे प्लेटफॉर्म पे खुलता था। प्रशांत मुस्कुरा के सुन रहा था उनकी बात। उसे पता था कि जिस फ्रंटियर मेल की वो बात कर रहे थे वो अपने वक्त की सबसे शानदार गाड़ियों में से एक थी। फर्स्ट क्लास की बोगी लगभग खाली थी, लेकिन बाकी गाड़ी में खूब भीड़ थी। गाड़ी से वो लोग उस पार जाना चाहते थे जिनके पास हवाई टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे। नीलू बाबू का तो मन था कि वो अपने खाली कोच में बैठने के बजाय उन्हीं लोगों के पास जाके बैठें और उनसे उन पुराने दिनों के हालचाल के बारे में घंटों बात करें जो अब सिर्फ इतिहास की किताबों में जिंदा थे। लेकिन उस भीड़ में उनकी उम्र का कोई दिखा नहीं था उनको। शायद उस जमीन को एक बार फिर देख सकूं, इसीलिए अब तक सांसें दे रखी हैं ऊपर वाले ने। अपने हाथ में ली किताब के पन्ने यूं ही पलटते हुए उन्होंने सोचा था। उनके हाथ में वही किताब थी फैज की, नक्शे फरियादी। वही किताब जिसका पन्ना अमृतसर रेलवे स्टेशन पर रानो ने फाड़ दिया था और फिर लुधियाने में वो खुद ही भाग गई थी और किसी अंग्रेज अफसर के पास से गोंद मांग के ले आई थी। रानो को लगा था कि नीलू बाबू अपनी किताब के नुकसान पे बहुत नाराज हैं, लेकिन नीलू बाबू नाराज होने का दिखावा भर कर रहे थे। पन्ने को फिर से किताब में जोड़ने के बाद भी उसने कसम दी थी कि काजमी साहब से उसकी शिकायत ना करे, बदले में वो जो चाहेगा वो उसको दे देगी। और बदले में उन्होंने बस इतना ही मांगा था कि रानो अपने हाथ से उस किताब पर उनके लिए कुछ लिखेगी। उस दिन तो रानो ने कुछ नहीं लिखा था, बस शर्मा के रह गई थी। लेकिन लाहौर लौटने पर उसने वो किताब पढ़ने के लिए मांगी थी और लौटाते वक्त उस पर हाथ से बने लाल कागज की जिल्द चढ़ाई थी। जिल्द पर अपनी मोतियों जैसी लिखावट में पंजाबी में उनका नाम लिख दिया था और भीतर के पन्ने पे लिख दी थी भुल्ले शाह की एक नज्म। नई लंगदा वक्त विचोरे दा, बिन यार गुजारा कौन करे। दुनिया तो किनारा हो सकदा, यारां तो किनारा कौन करे। एक दिन होवे ते लंघ जावे, सारी उम्र गुजारा कौन करे। उस दिन प्यार में सरापा डूबी उस 15 साल की लड़की को कहाँ अंदाजा था कि बिना किसी गुनाह के ही उसके नाम सारी उम्र गुजारा करने की सजा लिखी जा चुकी थी। तय वक्त पर गाड़ी चल पड़ी उसी रास्ते पर जो कभी नीलू बाबू को उस पार से इस पार लाया था। गाड़ी को अंबाला, अमृतसर, लुधियाना कहीं नहीं रुकना था, लेकिन नीलू बाबू का मन हर स्टेशन पर रुकता, ठीक वैसे ही जैसे उस बार रानो के साथ दिल्ली आते वक्त वो हर स्टेशन पर नीचे उतरते थे। कभी कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदने तो कभी सिर्फ भुनी हुई मूंगफलियां लेने के बहाने।
रानू की माँ डरती थी कि कोल्ड ड्रिंक पीने से उसकी बावली बिटिया और बावली हो जाएगी, लेकिन शरबत को देखते ही मुंह बनाने वाली रानू को ये हवा वाली ड्रिंक खूब पसंद आती थी। पूरे 1 हफ्ते दिल्ली रुके थे काजमी और साहनी परिवार। नए शहर आकर नीलकमल साहनी इस शहर की रोशनियों में खो गया था, जबकि रानू उस लड़के में खोई रही थी। अम्मी और साहनी आंटी उसको अपने साथ चांदनी चौक और मीना बाजार घूमने ले जाना चाहती, तो वो लड़कों के झुंड के साथ कनॉट प्लेस जाने की जिद करती। शाम को होटल लौटने पर रूप अपने लिए खरीदा गुड़िया बनाने का सामान और कांच की चूड़ियां भाई को दिखाती, तो रानो काजमी साहब के साथ फैज बाजार से किताबों के गट्ठर उठाए लौटती। फैज बाजार वही इलाका है जहां आजकल नया दरियागंज बाजार लगता है। उन्हीं किताबों में वो कलाम गालिब भी थी जो उसने वापसी के वक्त ट्रेन के लाहौर पहुंचने से ठीक पहले अपने भाइयों की नज़र बचाकर नीलू बाबू के हाथ में थमा दी थी। वो किताब रानू का पहला तोहफा थी और उनके मासूम इश्क की पहली कहानी। किताब देने के बाद उसने आंख के इशारे से उसे खोल के पढ़ने को कहा था। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। पहले पन्ने पर लाल स्याही से रानो ने गालिब के 2 शेर लिख रखे थे। इधर नीलू बाबू ने पढ़ के आंखें उठाई थीं और उधर उसने शर्मा के अपना चेहरा दुपट्टे में छुपा लिया था। उस रात लाहौर पहुंचकर भी पूरी रात सोए नहीं थे नीलू बाबू। लड़की ने अपने इश्क का इजहार किया था और वो भी उनसे पहले। जितने खुश हुए थे उतने शर्मिंदा भी कि मैं क्यों उससे पहले इजहार नहीं कर पाया था, मैं क्यों पहले नहीं बता पाया था कि मुझको भी उससे प्यार था। तोहफा उन्होंने भी खरीदा था रानो के लिए। रानो के भाइयों से बचते बचाते चांदनी चौक से चांदी की सुरमेदानी खरीदी थी उन्होंने उसके लिए, लेकिन देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। लाहौर पहुंचकर जब उन्होंने रानो को उस तोहफे के बारे में बताया तो खुद ही छीन के ले गई थी वो सुरमेदानी। ऐसी ही थी रानो, कभी एकदम से शर्मा जाती तो कभी दबंगई पे उतर आती। उधर नीलू बाबू पुराने दिनों में खोए हुए थे और इधर प्रशांत नीलोफर के बारे में सोच रहा था। कोई 1 साल पहले जब वो MBBS के आखिरी साल में था, तब नीलोफर से दोस्ती हुई थी सोशल मीडिया पर। एम्स के एक सेमिनार में अल्जाइमर्स पर प्रेजेंटेशन दिया था उसने। बहुत तारीफ हुई थी उसकी मेडिकल फ्रेटर्निटी में। उसी सेमिनार के बाद नीलोफर का मैसेज मिला था। उसने बताया कि उसे भी बहुत अच्छा लगा था प्रशांत का प्रेजेंटेशन। रस्मी बातों से शुरू हुआ जान पहचान का ये सिलसिला जल्दी ही दोस्ती में बदल गया था। प्रशांत ज्यादा बात करने वालों में से नहीं था और ना ही उसके ज्यादा दोस्त थे। नीलोफर पहली लड़की थी जिसने उससे इतनी बात की थी। लगभग हर शाम वो उसको मैसेज करती, उसका हालचाल पूछती, अपने दिन के हाल बताती। उसने बताया था कि वो लाहौर से है। वो खुद भी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से मेडिसिन पढ़ रही थी। MBBS के आखिरी साल में थी। उसका लाहौर में होना, उसका उसी मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट होना जहां प्रशांत के परदादा ने मेडिसिन पढ़ी और पढ़ाई थी, इन सब की वजह से प्रशांत को नीलोफर से एक अलग सा जुड़ाव महसूस होने लगा था। वो भी अब नीलोफर के मैसेजेस का इंतजार करता, बैचमेट होने के नाते पढ़ाई में उसकी मदद करता। एक बार प्रशांत ने जिक्र भी किया था उससे कि उसका परिवार भी 47 में लाहौर से दिल्ली आया था और नीलोफर ने प्रशांत से वादा किया था कि वो उसका पुराना घर तलाशने में उसकी मदद करेगी। लेकिन फिर दोनों ही इस बात को भूल गए थे। अब जब उसके दादाजी के जन्मदिन पर लाहौर से वो पार्सल आया तो प्रशांत ने नीलोफर को कुछ नहीं बताया। वो लाहौर पहुंचकर उसको सरप्राइज देना चाहता था। सुबह 7 बजे उनकी गाड़ी अटारी पहुंच गई। वहां पर इमिग्रेशन के बाद उनकी ट्रेन में पाकिस्तान का इंजन लगना था जो उनको लाहौर ले जाने वाला था। प्रशांत अपने दादाजी को देख रहा था। वो कितने जज्बाती हो रहे थे सरहद पार करने को लेकर, जबकि उनके मन में तो ये सरहद थी ही नहीं। वो जानता था कि उनके लिए लाहौर भी उतना ही अपना था जितना दिल्ली। हिंदुस्तान छोड़ने से पहले प्रशांत ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया। नीलोफर का कोई मैसेज नहीं था। पिछले 1 हफ्ते से नीलोफर ने उसको मैसेज करना कम कर दिया था। ठीक उस रात के बाद से जब प्रशांत ने उससे कहा था कि वो उसको पसंद करने लगा है।
उस रात उनकी काफी देर बात हुई थी, लेकिन अगली सुबह वो कुछ बुझी बुझी लगी थी उसको, और फिर उसने बात करना बहुत कम कर दिया। वो जानता था कि पसंद तो नीलोफर भी उसको करती है, लेकिन कुछ था जो नीलोफर को परेशान कर रहा था, कुछ ऐसा जो वो उसे बता नहीं पा रही थी। प्रशांत को उसकी फिक्र होने लगी थी। वो उसे मिलकर सब जानना चाहता था। 11:30 बजे गाड़ी अटारी से निकली। घोड़े पर सवार भारतीय जवानों ने गाड़ी को हिंदुस्तान से पाकिस्तान की सरहद तक पहुंचाया। वाघा स्टेशन को पार करते ही नीलू बाबू को लगा था जैसे वो फिर से बच्चे हो गए हों। खिड़की के बाहर के नज़ारे वो ऐसे देख रहे थे जैसे आज भी सब वैसा ही हो जैसा 70 साल पहले उन्होंने छोड़ा था। गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं थी और लाहौर पहुंचते पहुंचते 3:30 बज गए। प्रशांत ने लाहौर जिमखाना क्लब में पहले से ही कमरा बुक किया हुआ था, लेकिन अच्छी खासी थकान के बावजूद वो सीधे पार्सल भेजने वाली के पते पर पहुंचना चाहते थे। प्रशांत उनको जैसे तैसे समझा के जिमखाना ले गया। प्रशांत चाहता था कि शाम को दादा पोता लाहौर घूमने निकलें और अगले दिन रानो जी के घर जाएं, लेकिन नीलू बाबू का लाहौर तो रानो थी। आखिरकार प्रशांत शाम को ही रानो जी के घर जाने के लिए मान गया। वो लोग लगभग 6 बजे रानो जी के घर पहुंचे। काफी बड़ा सा बंगला था। बंगले का बाहरी दरवाजा खुला हुआ था। उन्होंने अंदर पहुंचकर घर के मेन दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। करीब 1 मिनट लगा दरवाजा खुलने में, लेकिन दरवाजा खुला तो प्रशांत के होश ही उड़ गए। दरवाजा नीलोफर ने खोला था। दोस्तों, ये था मेरी मंडली की सदस्या प्रदीपिका सारस्वत की लिखी कहानी लाहौर टू दिल्ली का दूसरा हिस्सा। नीलोफर रानो जी के घर पे क्यों थी? क्या नीलू बाबू और उनके पोते दोनों के रिश्तों का ताना बाना इस लाहौर यात्रा के बीच सुलझ पाएगा? ये जानने के लिए सुनिएगा कहानी का तीसरा हिस्सा, लाहौर टू दिल्ली पार्ट 3।